बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का जो चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक चल रहा था वो हम डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम मैंने मेन मेमोरी की कैटेगरीज को डिस्क्राइब किया था कि व्हाट इज मेन मेमोरी एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी। राइट नाउ आई एम हियर टू डिस्कस द सेकंड टाइप ऑफ मेन मेमोरी। दूसरी टाइप जो है हमारी मेन मेमोरी की दूसरी कैटेगरी उसको हमने डिफाइन करना है, दैट इज रोम। व्हाट इज रोम इज अ क्वेश्चन। रोम की टाइप्स क्या हैं, किस किस्म की रोम्स मार्केट में अवेलेबल होती है। यहाँ मुझे कंफ्यूजन बच्चों को होता है जो आप लोगों ने थोड़ा सा ज़रा ध्यान से सुननी है मेरी बात, क्योंकि हम फिजिकल क्लास में नहीं है, एक दूसरे के सामने नहीं बैठे हुए, आप क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते। तो उस चीज़ के लिए मैं आप लोगों को पहले आगाह कर दूँ कि अगर इसमें जो कुछ चीज़ आपको नहीं समझ आ रही होती तो आप मैम से अपनी क्यूरीज सेंड कर सकते हैं। वो क्यूरीज जो है मुझ तक पहुँचेंगी, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। खैर अपने टॉपिक पे आते हैं। व्हाट इज रोम? रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। इट इज अ टाइप ऑफ मेन मेमोरी। ये मेन मेमोरी की टाइप है जिसको हम रीड ओनली मेमोरी के नाम से जानते हैं। द डाटा एंड द इंस्ट्रक्शन इन द रोम आर स्टोर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पर बात है कि इस रीड ओनली मेमोरी में, जिसको हम मेमोरी चिप यानी रोम के नाम से कहते हैं, और इट इज अ टाइप ऑफ मेन मेमोरी। मेन मेमोरी वो मेमोरी होती है जो कंप्यूटर को प्रोसेसिंग कराने में हेल्प आउट करती है, उसको हम कहते हैं मेन मेमोरी। उसकी दो टाइप्स है, एक को हम रोम और एक को हम पीछे पढ़ चुके हैं जिसको हम रैम कहते हैं। रैम हर कोई जानता है कि इट इज द वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जिसके बगैर कंप्यूटर काम नहीं करता। सिमिलरली मेन मेमोरी की सेकंड कैटेगरी रोम के बगैर भी आपका कंप्यूटर काम नहीं करता। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। द इंस्ट्रक्शंस and the data stored in the ROM are used in booting process of the computer. Booting process कुछ चीजें जो है वो साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा इस लेक्चर में। खैर ROM stands for read only memory. The data and instruction in the ROM are stored by the manufacturer at the time of manufacturing. जो डाटा इसके अंदर स्टोर होता है, इंस्ट्रक्शंस इस रैम के रोम के अंदर स्टोर होती हैं, दैट इज स्टोर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर, बनाने वाला कंपनी जो रोम क्रिएट करती हैं वो कंपनीज इंस्ट्रक्शंस को इनके अंदर स्टोर करती हैं एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। बनाते वक्त जिस वक्त रोम को डिजाइन किया जा रहा होता है, उस डिजाइन करने के बाद इसके अंदर डाटा को जो है वो पुट किया जाता है, स्टोर किया जाता है एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जिस वक्त इनको बनाया जाता है। दीज डाटा और प्रोग्राम्स कैन नॉट बी चेंज आफ्टरवर्ड। जब इनमें डाटा एक बार स्टोर कर दिया जाता है मैन्युफैक्चरर की तरफ से, तो यूजर की कंप्यूटर यूजर आप और हम लोग जो कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं वो उसमें तब्दीली नहीं कर सकते। यहाँ पे डिफरेंस है कि मैन्युफैक्चरर भी यूजर है, मैन्युफैक्चरर बेसिकली यूजर भी है क्योंकि वो उस डिवाइस को इस्तेमाल कर रहा है, उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस लिख रहा है, बट वो क्रिएटर भी है। द क्रिएटर और मैन्युफैक्चरर कैन ऐड द डाटा इनटू द रोम। डाटा के रोम के अंदर डाटा को ऐड कर सकता है मैन्युफैक्चरर, बट यूजर उसके अंदर डाटा को ऐड या चेंज नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई इट इज रिटन इन ओवर हियर ऑन द व्हाइट बोर्ड, द प्रोग्राम्स कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टरवर्ड। वंस देयर द इंस्ट्रक्शंस एंड द प्रोग्राम्स आर लोडेड इन द रोम, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। द डाटा और द इंस्ट्रक्शंस stored in the ROM are read only and new instruction cannot be written into it. इसके अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है, और इंस्ट्रक्शन जो इसके अंदर स्टोर होती है वो रीड ओनली में होती है। यानी आप सिर्फ उनको, आपका कंप्यूटर उनको रीड कर सकता है, पढ़ सकता है, लेकिन अपडेट या मॉडिफाई या चेंज नहीं कर सकता। दिस इज द रीजन इट इज नोन एज रीड ओनली मेमोरी। यही वजह है कि इसके अंदर हम सिर्फ डाटा को पढ़ सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस को रीड कर सकती है हमारा कंप्यूटर, लेकिन राइट नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई दिस मेमोरी इज नोन एज रीड ओनली मेमोरी। इसी वजह से इसको सिर्फ रीड ओनली मेमोरी के नाम से जानते हैं। इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द रोम हेल्प्स इन बूटिंग प्रोसेस। अब यहां पर एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है बेटा, बूटिंग प्रोसेस। बूटिंग प्रोसेस क्या होता है? व्हेन यू स्विच ऑन योर कंप्यूटर बाय प्रेसिंग द पावर बटन ऑन कंप्यूटर, जब आप अपने कंप्यूटर को पावर बटन प्रेस करके उसको स्विच ऑन करते हो तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली बूट होता है। बूट होने के प्रोसेस में वो क्या करता है कि ब्लैक स्क्रीन आ जाती है। एचपी का कंप्यूटर होगा तो एचपी लिखा हुआ होगा, डेल का कंप्यूटर होगा तो डेल लिखा हुआ होगा, लेनोवो होगा तो लेनोवो लिखा हुआ होगा। उस दौरान कंप्यूटर आपकी बात नहीं सुनता, उस दौरान कंप्यूटर रोम से आने वाले इंस्ट्रक्शंस को हैंडल करता है, वो है बूटिंग प्रोसेस। गेटिंग रेडी द सिस्टम फॉर द यूज इज नोन एज बूटिंग प्रोसेस। यूजर के लिए या इस्तेमाल के लिए कंप्यूटर सिस्टम को रेडी करने का जो प्रोसेस है वो बूटिंग सिस्टम कहलाता है, बूटिंग प्रोसेस
सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रोम से लेकर पहले विंडोज को एक्टिव करता है और फिर वो आपको हैंड ओवर करता है कंट्रोल के आपने जो चीज कंप्यूटर पे परफॉर्म करनी है, टास्क परफॉर्म करना है, आप कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले तक वो आपकी बात नहीं सुनता, माउस आपका कंट्रोल में नहीं होता, वो अपना ही काम कर रहा होता है। वो प्रोसेस जिसमें वो थोड़ी देर लेकर अपना प्रोसेस खुद कंप्लीट करता है कंप्यूटर, दैट प्रोसेस इज नोन एज बूटिंग प्रोसेस। और द डाटा स्टोर्ड और इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन रोम रीड ओनली मेमोरी हेल्प्स द कंप्यूटर इन बूटिंग प्रोसेस। हमारे कंप्यूटर को ये बूटिंग प्रोसेस में हेल्प आउट करती है वो इंस्ट्रक्शंस जो हमारी रोम में स्टोर्ड होती है। इट स्टोर्ड द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये परमानेंटली डाटा को स्टोर करती है और इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। हमने पीछे रैम में वोलेटाइल पढ़ा था। नॉन वोलेटाइल क्या है? नॉन वोलेटाइल मींस द डाटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड ऑन इट does not lost in your computer turns off। अगर आप कंप्यूटर को बंद भी कर देते हैं तब भी इसके अंदर स्टोर्ड डाटा, रोम के अंदर पड़ी हुई इंस्ट्रक्शंस और डाटा जो है वो कभी भी जाया नहीं होगा, वैनिश या लॉस नहीं होगा, वो परमानेंटली स्टोर होगा। दैट्स व्हाई रीड ओनली मेमोरी इज आल्सो नोन एज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। और एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में, डिफाइन नॉन वोलेटाइल मेमोरी, तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होना। नॉन वोलेटाइल मेमोरी इज अनदर नेम यूज्ड फॉर रोम। ये वो नाम है जो कि रोम के लिए इस्तेमाल होगा। और वोलेटाइल मेमोरी, व्हाट इज वोलेटाइल मेमोरी इज द वर्ड, वोलेटाइल मेमोरी वर्ड इज यूज्ड फॉर रैम। रैम के लिए वोलेटाइल मेमोरी का लफ्ज इस्तेमाल होता है और रोम के लिए, रीड ओनली मेमोरी के लिए नॉन वोलेटाइल मेमोरी का लफ्ज इस्तेमाल होता है। इट मींस द डाटा इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन इट डज नॉट लॉस्ट इन कंप्यूटर टर्न ऑफ। चाहे कंप्यूटर बंद भी कर दिया जाए तब भी इसके अंदर पड़ा हुआ डाटा जो है वो स्टोर और महफूज रहता है। इस वजह से हम इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। इट हैज 3 टाइप्स, इसकी 3 कैटेगरीज हैं, 3 टाइप्स हैं। अब ये टाइप्स मैन्युफैक्चरर पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, बनाने वालों के हिसाब से हैं। ये यूज करने वालों के हिसाब से इसकी 3 कैटेगरीज नहीं है। यहाँ पर डिफरेंस है, जब ये चिप बनाई जा रही होगी तब इसकी ये 3 मुख्तलिफ किस्में होंगी। लेकिन जब ये चिप कंप्यूटर में इंस्टॉल करके मार्केट में कंप्यूटर को बेच दिया जाएगा, आप वो कंप्यूटर खरीद के घर लेकर आएंगे तो आप यूजर हैं, आप इसके इन 3 कैटेगरीज को आप नहीं छेड़ सकते। वो आपके लिए रीड ओनली मेमोरी ही रहेगी हमेशा के लिए। एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जब उसको बनाया जा रहा था तो उसकी 3 कैटेगरीज यूज होती हैं। सबसे पहली कैटेगरी जो थी वो हमारी पी रोम थी, दैट स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नंबर 2 इज EEPROM, दैट इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नंबर 3 इज इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इन शॉर्ट इट इज नोन एज EEPROM। ये 3 कैटेगरीज हैं मेरा बेटा, जो यहां आपके सामने मेंशन है। इनको हम डिस्क्राइब करते हैं वन बाय वन। व्हाट इज PROM? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। PROM stands for programmable read only memory. P for programmable, R for read on, O for only and M for memory. This type of ROM is initially blank. ये जब इस्तेमाल होने लगती है, बनाई जाती है मैन्युफैक्चरर की तरफ से। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, मैन्युफैक्चरर मतलब वो कंपनी जो कंप्यूटर्स बनाती है। उस कंपनी, जब वो कंपनी या कोई भी कंपनी, जैसे वो लोग डेल को अपने एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, अगर डेल रोम को क्रिएट करने लगेगी तो रोम की 3 कैटेगरीज वो यूज कर सकती है। एक प्रोग्रामेबल, एक इरेजेबल प्रोग्रामेबल और एक इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। 3 नामों से जाना जाता है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो है ये इनिशियली ब्लैंक होती है, ये बिल्कुल खाली होती है। द मैन्युफैक्चरर और द यूजर, यहाँ जो यूजर इस्तेमाल हो रहा है ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इट इज नॉट फॉर यू गाइस, ये कंपनी के लिए हो रहा है। इस वजह से मैं यहाँ से इसको चले जरा कार्ड भी देता हूँ। द मैन्युफैक्चरर कैन राइट इंस्ट्रक्शन इन इट ओनली वंस। इफ एनी एरर अकर्स ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन राइटिंग इन द PROM, इट कैन नॉट बी रिमूव्ड और चेंज्ड। द चिप बिकेम अनयूजेबल। हमारे पास PROM जो है वो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो स्टार्ट में हमें बिल्कुल ब्लैंक मिलती है, यानी कंपनी को बिल्कुल ब्लैंक मिलती है। डेल की कंपनी इस चिप के अंदर इंस्ट्रक्शन स्टोर करती है अपने कंप्यूटर से रिलेटेड, कि कंप्यूटर को कैसे लोड करना है। ये इंस्ट्रक्शन जब इसमें स्टोर हो रही होती है, PROM की बात हो रही है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये प्रोग्रामेबल तो है, इसमें आप इंस्ट्रक्शंस लिख तो सकते हैं, लेकिन अगर कोई गलती आ जाए आपके प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को लिखने में, या कोई प्रॉब्लम अकर हो जाए या एरर अकर हो जाए, तो आपकी PROM यूजलेस हो जाती है, अनयूजेबल हो जाती है, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमूव और चेंज द डाटा स्टोर्ड इन PROM।
ई रोम सिर्फ एक बार डाटा को स्टोर कराती है। अगर आपने गलती कर दी उसमें डाटा के इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने में कंपनी ने, तो डाटा जो उसके अंदर स्टोर्ड होगा वो वैसे का वैसे रहेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकेंगे एंड द चिप बिकम्स अनयूजेबल। सिमिलरली जब इस तरह की रीड ओनली मेमोरी या रोम जो है वो पुरानी हुई तो नई एक किस्म आई, दैट वाज द न्यू टाइप वाज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर हमारे पास आई इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दिस टाइप ऑफ रोम इज आल्सो इनिशियली ब्लैंक। ये भी जब हमें मतलब कंपनी को मिलती है तो इनिशियली ब्लैंक होती है। The manufacturer or the user can write the instruction on it by using the structured devices. अल्ट्रावायलेट डिवाइसेस के जरिए डाटा इसके ऊपर लिखा जाता है और अल्ट्रावायलेट रेजेस के जरिए EPROM को जो है वो प्रोग्राम या उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस को लिखा जा सकता है। If any error occur during the program or instruction writing on EPROM, अगर कोई गलती या कोई इंस्ट्रक्शन में मिस्टेक आ जाती है लिखते दौरान EPROM के अंदर, it can be changed or corrected by using the special devices. उसको हम दुरुस्त कर सकते हैं, यानी इट मींस इट इज इरेजेबल। यहां पर इसके नाम में भी एक बात वाज़ेह तौर पे लिखी गई है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल से मुराद है कि इसको हम रिमूव करके रीराइट कर सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ स्पेशल डिवाइसेस दैट यूजेस अल्ट्रावायलेट रेज। तो एक मुश्किल प्रोसेस होता है इसको रीराइट करना, बट ये रीयूजेबल होती है कि अगर इसको कोई गलती आ जाए तो आप इसको दोबारा से करेक्ट करके रीराइट कर सकते हैं। सिमिलरली द थर्ड कैटेगरी इज EEPROM, that stands for electronically erasable programmable read only memory. Electronically erasable, yani this device can be this device is erasable electronically. It means the data stored in the EEPROM can be changed with the help of electronic devices. Electronic devices की मदद से इसके अंदर डाटा को जो है वो चेंज किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ भी है, the data or instruction in this type of ROM is written by using electronic devices. The data or instruction can be changed or erased easily in this type of ROM by using electronic devices. Electronic devices के जरिए इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस को लिखा जाता है, प्लस इंस्ट्रक्शंस को अगर गलती आ जाती है आपको EEPROM में राइट करते हुए इंस्ट्रक्शंस या कंपनी को, तो कंपनी मैन्युफैक्चरर जो है वो इस डिवाइस को रीराइट कर सकता है इलेक्ट्रॉनिकली, और जितनी बार वो इसमें डाटा को रिमूव करके क्रैक करके रीराइट करना चाहें वो कर सकते हैं। और ये एक इजी प्रोसेस है बिकॉज इट यूज इलेक्ट्रिक चार्जेस या इलेक्ट्रिक सिग्नल्स टू रीराइट इट। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स या इलेक्ट्रिक शॉक्स कह लें, उसकी मदद से इसको हम रीराइट इजीली कर सकते हैं, ब्लैंक करके फिर से लिखा जा सकता है। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ रोम जो हमने डिस्कस कर ली थी। मेरा बेटा आप लोगों के पास एक असाइनमेंट है इस लेक्चर के बाद, वो ये है कि आप लोगों ने EROM, EPROM और EEPROM के दरमियान डिफरेंसेस जो है वो आपने मुझे क्लियर करके लिख के देने हैं, ठीक है। इस लेक्चर के बाद आप लोगों के पास जो असाइनमेंट की सूरत में आप लोगों ने जमा करवानी है मैम को, उसमें आपने मुझे एक तो EROM, PROM, EROM, EEPROM के दरमियान में डिफरेंसेस आपने बताने हैं, प्लस यू हैव टू डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन RAM एंड ROM। RAM एंड ROM के दरमियान में जो आपके लिस्टेड डिफरेंसेस हैं जो हमने रीड आउट किए थे, वो भी आपने मुझे असाइनमेंट की सूरत में मेरा बेटा सबमिट करवाने हैं कॉलेज में। मैं वेट करूंगा आपके इस असाइनमेंट का, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके पास इससे अगले टॉपिक के साथ आऊँगा जो है कंप्यूटर बसेस को हम डिस्कस करेंगे। तो अंटिल देन थैंक यू सो मच।